all my awesome biohackers, welcome to Kajal Singh Biology. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. So today we are here for lecture number 3 of Cell the Unit of Life. इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था बहुत ही सिंपल तरीके से. पिछला सेशन जो हुआ था कल हमारा, बहुत ही बेसिक चीज हमने समझी कि आखिर ये सेल होता क्या है, व्हाट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, राइट. और ये सेल की डिस्कवरी आखिर किसने किसने की थी, कैसे हुई थी, और हम साइंटिस्ट ने जो है, वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किस तरीके से, वो 3 साइंटिस्ट याद है आपको कौन थे? यस, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कौन थे वो 3 साइंटिस्ट जिन्होंने मिलकर दी थी हमारी सेल थ्योरी. लेट मी नो हु हैज रिवाइज्ड प्रॉपर्ली. ऑल्सो जल्दी से अटेंडेंस बायोहैंकर्स मार्क नहीं किया है तो जल्दी से कर लो. कमेंट सेक्शन में कैसे लिखना है अपना अटेंडेंस? यस, फ्यूचर डॉक्टर XYZ यानी आपका नाम आ जाना चाहिए वहां पर, फ्यूचर डॉक्टर XYZ प्रेजेंट. यस, और जल्दी से thumbs up if you're excited and red heart if you're very excited, feeling awesome, right? चलिए, तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 में हम कंप्लीट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल. पिछले सेशन में हमने जो है अंडरस्टैंड किया था कि व्हाट इज लाइक अ सेल, उसका पूरा ओवरव्यू हमने कवर किया था. आज हम डिटेल में देखेंगे कि हमारा प्रोकैरियोटिक सेल आखिर कैसा होता है. ठीक है, तो अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं बेटा जी, तो पिछले सेशन में हमने बहुत क्लियरली पढ़ा था कि प्रोकैरियन मतलब क्या. जब हम कहते हैं प्रो, तो व्हाट इज प्रो? प्रो का मतलब होता है, हमने कैसे याद रखा था, पुराना, यानी कि प्रिमिटिव. अगर कोई चीज पुरानी है तो क्या वो डेवलप होगी? बिल्कुल नहीं. और ये डेवलप कैसे नहीं है? इनके पास जो है दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. अब ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस यानी किसकी बात कर रहे हैं? कि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. क्या नहीं है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. और बिकॉज इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये ऐसे ही साइटोप्लाज्म में भटकता रहता है, नेकेड, है ना. यस, क्योंकि ये पुराना है, प्रिमिटिव है, तो इसीलिए इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है. नेकेड जेनेटिक मटेरियल, और उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज न्यूक्लियोइड. ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, ना कि न्यूक्लियस. वी डू नॉट कॉल इट एज न्यूक्लियस. तो प्रो मतलब पुराना. व्हाट इज कैरियन? यस, व्हाट इज कैरियन? कैरियन का मतलब होता है, कैरियोटिक में जो वर्ड है कैरियन, कैरियन किससे आया है? न्यूक्लियस से. कि भाई इनका न्यूक्लियस जो है वो पुराना है, वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आखिर कौन कौन से सेल्स आते हैं? यस, हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट में सारे के सारे दे इंक्लूड ऑल द बैक्टीरिया, राइट. कौन कौन आ जाएगा? सारे के सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे. और कौन आएगा? हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे भी आ जाएगा यहाँ पर. यस, ब्लू ग्रीन एल्गे के अलावा और कौन आएगा बेटा जी? यस, ब्लू ग्रीन एल्गे आ जाएगा, और हमारा माइकोप्लाज्मा आ जाएगा जो कि सबसे छोटा सेल था अगर आपको याद है तो. यस, माइकोप्लाज्मा. एंड हमारा PPLO, किस किस को याद है PPLO का फुल फॉर्म? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए. यस, PPLO क्या है इसका फुल फॉर्म? यस, ये सारे के सारे जो है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल हैं. कैसे है? प्रोकैरियोटिक सेल्स है. और अगर आप देखोगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, जब हम सेल की बात करते हैं, यस, ये सेल अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं, राइट. सो दे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज. इनके शेप और साइज अलग अलग होते हैं. जैसे माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा होता है, राइट, उससे थोड़ा बड़ा होता है बैक्टीरिया. यस, सिमिलरली आपका जो PPLO है वो भी बहुत छोटा होता है. अलग अलग शेप एंड साइज होते हैं. एंड ये सारे के सारे दीज एग्जिबिट, बिकॉज दीज आर प्रोकैरियोट्स. यस, बिकॉज ये प्रोकैरियोट है इसीलिए ये एग्जिबिट करते हैं बहुत ही बेसिक एंड सिमिलर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. यस, सो दे एग्जिबिट बेसिक and similar cellular organization. ठीक है, यस एवरीवन. यहाँ पर
अब बिकॉज इनका सेल छोटा है, यस इनका सेल छोटा है, आप समझिए कभी भी जैसे बड़े ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस उतना ही स्लो होता है, उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कि क्या हम कह सकते हैं बिकॉज ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, इसीलिए इनका जो रिप्रोडक्शन वाला साइकिल होता है बहुत छोटा होता है। यानी कि यहाँ पर बहुत फास्ट होता है, राइट। यहाँ पर हम कह सकते हैं बिकॉज दे आर स्मॉलर इन साइज, है ना, इनके स्मॉलर साइज के वजह से इन लोग क्या करते हैं, बहुत ही फास्ट मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यस, तो इनका साइज छोटा है, दैट्स व्हाई दे मल्टीप्लाई फास्टर, राइट। ओके, फास्टर मल्टीप्लीकेशन लिखने की जगह नहीं है हमारे पास, तो हम लिख देते हैं दे मल्टीप्लाई फास्टर। ठीक है, इन लोग जो है बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर यूकेरियोट्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल है उनका बहुत ही, जैसे हमने कहा, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही फंडामेंटल होता है, सेम होता है जैसे हमने पिछले सेशन में बहुत ही डिटेल से पूरे सेल्स के बारे में पढ़ा था, वैसा ही होता है, कुछ अलग डिफरेंस नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का ये काफी हद तक सिमिलर ही होता है। ठीक है, एंड क्या है कि यहाँ पर दे वाइडली, यस दे हैव वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड साइजेस। यहाँ पर भी सेल वॉल होंगे, यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होगा, उसके जगह न्यूक्लियोइड होगा, यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म होगा, यहाँ पर जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड होगा क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ये सारी बेसिक चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। ठीक है, यस क्लियर है इतना, बराबर। चलिए, अब इनके पास ना एक और एक चीज, जेनेटिक, इनके जो न्यूक्लियोइड है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इनका जो जीनोमिक डीएनए होता है बेटा जी, ये सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगुलर सर्कुलर आपका डीएनए होता है। हमारा कैसा होता है, हमारा सर्कुलर नहीं होता, हमारा लीनियर होता है, बराबर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनका जो जीनोमिक मटेरियल होता है, क्या इधर हमारे पास जगह है, हाँ है, चलो इधर ही लिख लेते हैं। इनका जो जीनोमिक डीएनए होता है, यस वो कैसा होता है, यस इनका जो जीनोमिक डीएनए होता है वो सिंगल क्रोमोसोम होता है। कैसा होता है बेटा जी, सिंगल क्रोमोसोम। सिंगल क्रोमोसोम, सिंगुलर क्रोमोसोम होने के साथ साथ सर्कुलर भी होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम होने के साथ साथ वो कैसे होते हैं बेटा जी, सर्कुलर डीएनए होते हैं। ठीक है, वहीं पर इनके पास एक और एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। एक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इनके पास प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। व्हाट इज प्लाज्मिड, प्लाज्मिड इनके पास जो है एक्स्ट्रा कॉपी होता है, इट इज एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ योर डीएनए। ठीक है, ये कैसे होते हैं, यस डबल हेलिकल सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, और ये जो प्लाज्मिड होता है ना, इनके पास जो है एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से वो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी दे देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हम लोग बहुत डिटेल में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये समझ लो कि ये जो डीएनए है ये आपके जीनोमिक डीएनए से बाहर होता है, सर्कुलर होता है और डबल हेलिकल होता है। ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड हेलिकल आपका सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, और ये यूनिक फिनोटाइप देता है, दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देता है आपके बैक्टीरिया को। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, यस। अब एक चीज जो ध्यान रखनी है, यूकेरियोटिक सेल में जैसे आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ऑर्गेनल जो है प्रेजेंट नहीं होता एक्सेप्ट हाँ राइबोसोम्स जो है, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम्स जो है प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स में कॉमन होते हैं। इज दिस क्लियर, इतना क्लियर है, चलो तो इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वी विल टॉक अबाउट योर सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। रुको, सेल एनवेलप वाला कहाँ गया, यस बात करते हैं हम लोग सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में। ठीक है, चलो इधर ही बात कर लेते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं। सो सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन में हमें पता है कि हमारा जो बैक्टीरियल सेल्स होता है इनके कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। सो इनके कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप में आखिर क्या होता है, दे हैव 3 मेम्ब्रेन
थ्री लेयर्ड जो है इनके पास स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर इनका जो स्ट्रक्चर होता है, यस दे हैव, आ गया भाई पेन, हाँ, केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप इनके पास प्रेजेंट होता है। और ये केमिकली जो होते हैं, दीज आर लाइटली टाइटली बाउंड, क्या बोल रही हूं मैं आज, ये जो है टाइटली बाउंड बेटा जी, कितने स्ट्रक्चर, कितने लेयर्ड होते हैं? दीज आर थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर्स। यस, दीज आर थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर्स जो कि टाइटली बाउंड होते हैं। अब ये तीन लेयर्ड स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? सबसे बाहर वाला आ जाता है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, सबसे बाहर वाला आ जाता है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर आता है सेल वॉल, उसके अंदर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमें दो तो पता थे बहुत अच्छे से कि सबसे अंदर वाला इनर मोस्ट जो था, यस, वो तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो कि सब में कॉमन होता है। सबसे अंदर वाला कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाहर वाला कौन सा है बेटा जी? उसके बाहर आपका सेल वॉल है, यस, मिडल वाला सेल वॉल है। उसके बाहर आ जाता है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, उसके बाहर आ जाता है हमारा क्या? ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट कवरिंग है, कोटिंग है, जो कि म्यूकस से भी बनी हो सकती है या फिर पॉलीसैकेराइड से भी बनी हो सकती है, यानी मैक्रोमोलिक्यूल से बनी हो सकती है। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये ग्लाइकोकैलिक्स या तो ये आपके म्यूकस से बनी हो सकती है, या तो ये जो है पॉलीसैकेराइड से बनी हो सकती है, पॉलीसैकेराइड से बनी हो सकती है, ठीक है। ये क्यों प्रेजेंट होते हैं? ये आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेजेंट होते हैं, प्लस अगर ये सेल को कहीं पे चिपकना होता है, यस, तो उसके लिए हेल्प करते हैं। तो यहां पर ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, दे प्रोटेक्ट एंड हेल्प इन एडहेरेंस, यानी कि चिपकने में जो है सेल को हेल्प करता है, ठीक। अब ये जो लेयर्स हैं, ये जो अलग अलग लेयर्स हैं, इनका थिकनेस जो है बदलता रहता है, हर बैक्टीरिया में अलग अलग होता है, ठीक है। और थिकनेस, बेसिकली थिकनेस क्या है? अब जैसा हमने कहा कि कहीं पर अगर लूज शीट की तरह ये प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोकैलिक्स वाला लेयर कहीं पर अगर लूज शीट की तरह प्रेजेंट होता है, तो उसको हम कहते हैं स्लाइम लेयर्स, ठीक है। स्लाइम लेयर्स जो कि प्रोटेक्ट करता है सेल को, वो जो है लॉस ऑफ वाटर जो होता रहता है उससे प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, पानी लॉस नहीं होने देता, न्यूट्रिएंट लूज नहीं होने देता, ओके। अदर्स में हैव थिक एंड टफ कवरिंग, बाकी जो है थिक टफ कवरिंग हो सकता है। तो अगर थिक और टफ कवरिंग है तो उसको कैप्सूल कहेंगे। क्या कहेंगे? कैप्सूल कहेंगे। ये बने होते हैं पॉलीसैकेराइड से, बट कभी कभी हमारे इसमें मतलब उनके इसमें कहीं कहीं पे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होता है, बट आपने क्या याद रखना है? आपसे पॉलीसैकेराइड याद रखो, सिंपल सी बात है, ठीक है, यस। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये जो लेयर्स होते हैं, दिस लेयर डिफर्स इन थिकनेस, डिफर्स इन थिकनेस, इनका थिकनेस भी अलग अलग होता है और इनके केमिकल कंपोजिशंस भी अलग अलग होते हैं, यस, केमिकल कंपोजिशंस भी अलग अलग होते हैं। अब केमिकल कंपोजिशंस यानी कि कौन कौन से केमिकल कंपोजिशंस? यानी कि अब हो सकता है अगर ये लूज शीट की तरह प्रेजेंट हो, यस, अगर ये जो है लूज शीट की तरह प्रेजेंट हो, तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे स्लाइम लेयर। अगर ये जो लेयर है लूज शीट की तरह प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहेंगे स्लाइम लेयर। वहीं पर अगर ये टफ होगा, थिक एंड टफ कवरिंग होगा, तो उसको हम कहेंगे कैप्सूल। क्या कहेंगे हम इसे? कैप्सूल। टफ एंड थिक होगा तो हम उसको कैप्सूल कहेंगे, और अगर लूज शीट की तरह होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? स्लाइम लेयर कहेंगे, ठीक है। इनके फंक्शंस की बात की जाए तो क्या था फंक्शन? अगर स्लाइम लेयर की बात कर रहे हैं तो स्लाइम लेयर सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है कि पानी और जो न्यूट्रिएंट्स है वो लूज ना हो, ठीक है, यस, प्रिवेंट करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट लॉस, प्रिवेंट वाटर एंड न्यूट्रिएंट लॉस,
ठीक है। वहीं पर कैप्सूल का क्या काम है, कैप्सूल जो है स्टिकी कैरेक्टर देता है आपके सेल को, जो कि बैक्टीरिया को होस्ट से हाइड करने में हेल्प करता है इम्यून सिस्टम में। यानी कि ये जो होते हैं पॉलीसैकेराइड से बने होते हैं, तो ये जब आपके किसी भी होस्ट के बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो कैप्सूल जो है इनको क्या करता है, एक स्टिकी अपीयरेंस दे देता है, राइट। और प्लस इट ऑल्सो अलाउ कि वो हाइड कर सकता है उसके इम्यून सिस्टम से। होस्ट का इम्यून सिस्टम पहचान ही नहीं पाएगा कि कोई बैक्टीरिया आया, कोई एंटीजन आया, ऐसे ये जो है कब्जा कर लेते हैं हमारे, मतलब बेसिकली इन्फेस्टेशन कर लेते हैं, ठीक है। यस, ये हो गया आपका कैप्सूल, ठीक है। तो कैप्सूल क्या करता है बेटा जी, स्टिकी बना देता है आपके इसको, प्लस इन्हें जो है हाइड करा देता है आपके होस्ट के इम्यून सिस्टम से, ठीक। फिर बात करते हैं हमारे सेल वॉल की। तो सेल वॉल क्या करता है, आपके प्लांट हो या बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल शेप मेंटेन करके रखता है किसी भी सेल का, ठीक है। तो आगे जाके जब हम प्लांट के सेल को पढ़ेंगे तो भी वही चीज होगी कि यहाँ पर जो सेल वॉल होता है ये आपके सेल के वॉल को कवर जो है प्रोटेक्ट करके रखता है, शेप को प्रोटेक्ट करके रखता है, और उसे देता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। इससे क्या होगा कि बैक्टीरियम अगर सपोज किसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में है, यस, तो बहुत ज्यादा पानी ले लेकर वो फट ना जाए, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा हाइपरटोनिक इसमें है तो वो जो है एकदम पूरी तरह से अपना पानी छोड़ के वो एकदम पचक ना जाए, ठीक है। तो बर्स्टिंग या कोलैप्सिंग से ये जो है बचा कर रखता है आपका सेल वॉल, ठीक है। यस, तो सेल वॉल जो है इट एक तो मेंटेन करता है शेप को, यस, दूसरा प्रिवेंट करता है बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, क्लियर, डन। यस, ये हो गया हमारे प्रोकैरियोटिक आपके सेल की बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक। अब बात करते हैं हमारे ग्राम स्टेनिंग के बारे में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, आपके जो बैक्टीरिया के वॉल्स जो होते हैं उनके जो थिकनेस होते हैं उस हिसाब से कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक स्टेन को रिटेन करके रखते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्टेन को रिटेन नहीं करते। तो यहाँ पर ग्राम स्टेनिंग, क्रिस्टियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे, कौन थे हमारे, यस, यहाँ पर हमारे जो साइंटिस्ट थे वो थे क्रिस्टियन ग्राम। अब इन्होंने क्या किया बेटा जी, इन्होंने ग्राम स्टेनिंग डेवलप की, ठीक है। इन्होंने क्या डेवलप किया, इन्होंने दिया हमारा ग्राम स्टेनिंग, ठीक है, इन्होंने डेवलप किया ग्राम स्टेनिंग। अब ये ग्राम स्टेनिंग क्या है, ग्राम स्टेनिंग बेसिकली बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने का बहुत ही इजी तरीका है, स्टेनिंग मेथड है जिससे आप बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हो दो ग्रुप्स में। यहाँ पर हमारे पास दो ग्रुप्स ये आ जाते हैं कि या तो कोई बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होगा या तो कोई बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होगा। आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है कौन सा ग्राम नेगेटिव है, तो जो ग्राम पॉजिटिव वाले होते हैं ना, यहाँ पर ग्राम स्टेन होता है, यस, वो ग्राम स्टेन को रिटेन करता है, ये वाला रिटेन करता है ग्राम स्टेन को, एंड दे अपीयर, ये कैसे अपीयर करेंगे, यस, ये अपीयर करेंगे ब्लूइश पर्पल, whereas ये जो है दे डू नॉट रिटेन, ये वाले रिटेन नहीं करेंगे स्टेन को, एंड दे अपीयर पिंक, ठीक है। दूसरे वाले स्टेन को रिटेन नहीं करेंगे और वो कैसे दिखेंगे बेटा जी, वो दिखेंगे पिंक कलर। अब बात करते हैं ये ग्राम स्टेनिंग आखिर करते कैसे हैं, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग जो है आपको पहले लेना है बैक्टीरियल स्मीयर, ठीक है। आपने यहाँ पर पूरा प्रोसीजर मैं बता देती हूँ आपको। आपने पहले क्या लेना है, यहाँ पर सबसे पहले बैक्टीरियल का स्मीयर ले लिया आपने, ठीक है। अब वो स्मीयर जो आप इस पे लोगे, ठीक है, ग्लास स्लाइड पे, स्मीयर लेने के बाद आप उसको ड्राई करोगे, एयर ड्राई करोगे। एयर ड्राई करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में आप उसको स्टेन करोगे क्रिस्टल वॉयलेट से, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या डाल दिया, क्रिस्टल वॉयलेट डाल दिया। यही है वो क्रिस्टल वॉयलेट जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा जो है ग्राम स्टेन है, मेन स्टेन है, ठीक है। तो क्रिस्टल वॉयलेट आपने डाल दिया, यस, कितने टाइम के लिए रखा इसको, 30 सेकेंड्स के लिए आप रखोगे इसको,
ठीक है। 30 सेकेंड से रखने के बाद फिर अगर ग्राम पॉजिटिव होगा तो वो स्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो पर्पलिश ब्लू, ब्लूइश पर्पल कलर ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसको आप वॉश करोगे, किससे? पानी से। वॉश विथ वाटर। पानी से वॉश करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे काउंटर स्टेन, जो कि होगा हमारा आयोडीन। यस, आयोडीन आप डालोगे और इसको जो है आयोडीन को थोड़े टाइम तक यहाँ पर रहने दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि क्रिस्टल वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बना रहे होंगे। यस, आयोडीन के साथ क्रिस्टल वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बना रहे होंगे, जो कि आपको अलग अलग कलर, मतलब किसी किसी सेल में रिटेन करेगा और किसी किसी सेल में रिटेन नहीं करेगा। तो आयोडीन डाल दिया, काउंटर स्टेन आपने यहाँ पर जो है यहाँ पर आयोडीन भी डाल दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, ये काउंटर स्टेन नहीं होगा। आयोडीन डाल दिया और आयोडीन डालने के बाद क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन ने कर दिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब इसको आप पूरी तरह से स्टेन रिमूव करने के लिए, यस, रिमूव करने के लिए आप इसको अल्कोहल से ट्रीट करोगे, ठीक है। आपने अल्कोहल डाल दिया। अल्कोहल क्यों डाला? पूरा स्टेन को रिमूव करने के लिए। जब आप पूरे स्टेन को रिमूव कर दोगे, यानी कि अगर सेल ने स्टेन को रिटेन किया है तो ही उसमें स्टेन होगा, अदरवाइज पूरा स्टेन वॉश ऑफ हो जाएगा। अल्कोहल से वो करने के बाद हम फिर नोटिस करेंगे कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि स्टेन को रिटेन कर रहा है। तो जो ग्राम स्टेन को रिटेन करेगा वो कैसा दिखेगा बेटा जी? वो दिखेगा हमारा पर्पल कलर का, जो कि होगा ग्राम पॉजिटिव, जो कि होगा ग्राम पॉजिटिव। और जो दूसरे होंगे जो कि स्टेन को रिटेन नहीं करेंगे वो हो जाएंगे डिस्टेंड, है ना, वो हो जाएंगे डिस्टेंड। अब ये जो डिस्टेंड बैक्टीरिया है, अब हमको कैसे पता कि ये डिस्टेंड बैक्टीरिया बराबर से हमने जो है स्टेनिंग की है या नहीं की है? क्या पता आपने जो है मेजर ये जो प्रोसेस हमको फॉलो करना था, क्या पता आपने ये वाला प्रोसेस बराबर से फॉलो किया है या नहीं किया है? यस, व्हाट इफ आपने ये स्टेप ही गलत किया है ग्राम पॉजिटिव के साथ, तो वो भी डिस्टेन ही हो जाएगा, राइट। उसको कंफर्म करने के लिए, जस्ट टू कंफर्म दैट, हम यहाँ पर यूज करते हैं काउंटर स्टेन, ठीक है। यहाँ पर हम यूज करते हैं काउंटर स्टेन। और काउंटर स्टेन आप कौन सा यूज करोगे? सैफ्रोनिन। काउंटर स्टेन आप यहां पर यूज करते हो सैफ्रोनिन का। काउंटर स्टेन का मतलब क्या है? जस्ट टू कंफर्म कि ये, जैसे हम लोग कंट्रोल नहीं यूज करते हर एक्सपेरिमेंट में, ठीक उसी तरीके से जस्ट टू कंफर्म कि भाई ये आपने एक्सपेरिमेंट बराबर किया भी है या नहीं, आप यहां पर काउंटर स्टेन यूज करोगे, जो कि है आपका सैफ्रोनिन। और ये सैफ्रोनिन आपके सारे बैक्टीरिया को पिंक कलर का बना देगा, ठीक है। पिंक कलर अपीयर होगा, अगर जहां जहां पिंक कलर अपीयर हुआ यानी कि आपका स्टेन रिटेन नहीं हुआ, ये बन जाता है आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। समझ में आया? इज दिस क्लियर एवरीवन? यस। तो बहुत सिंपल है, स्मीयर लिया, एयर ड्राई किया, क्रिस्टल वॉयलेट डाल दिया, वॉश कर दिया पानी से और आयोडीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए डाल दिया। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये ब्लू कलर देगा और फिर आप उसको डीस्टेन कर दोगे। जो बैक्टीरिया ने अल्कोहल डालने के बाद भी वो डीस्टेन नहीं हुआ, उसने रिटेन कर लिया, वो ग्राम पॉजिटिव हो गया। जिसने रिटेन नहीं किया वो ग्राम नेगेटिव हो गया। बट अपने को कैसे पता? वो तो कलरलेस दिख रहा है। उसमें कलर डालने के लिए आपने जो है डिस्टेंट बैक्टीरिया में काउंटर स्टेन सैफ्रोनिन डाला, जिसकी वजह से अब आपको क्या दिख रहा है? पिंक कलर दिख रहा है। और अगर पिंक कलर दिखा तो वो बन जाएगा आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर एवरीवन? यस। आ जाइए डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत क्विकली डिफरेंस देख लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर एब्सेंट होता है। क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर एब्सेंट होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है बेटा जी? ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट, ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होगा। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होगा। यहाँ पर 70 to 80% म्यूरिन प्रोटीन होता है, यहाँ पर 10 to 20% होता है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। फिर होता है लिपिड कंटेंट, यहाँ पर बहुत कम होता है, यहाँ लिपिड कंटेंट ज्यादा होता है, 20 to 30% होता है। यहाँ पर आपका टेकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है। अगेन ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लैजेलम के पास 2 रिंग होते हैं, यहाँ पर 4 रिंग होते हैं। ये सब आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ, जो पॉइंट याद करना है उसको मैं हाईलाइट कर दूंगी, ठीक है। यस, कौन कौन सा पॉइंट हाईलाइट करना है बेटा जी? आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर एब्सेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये पॉइंट आपको याद करना है। लिपिड कंटेंट यहाँ लो है, यहाँ पर बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर दे आर लेस पैथोजेनिक बैक्टीरिया, दीज आर मोर पैथोजेनिक बैक्टीरिया। मीजोसोम्स आर क्वाइट प्रोमिनेंट, मीजोसोम्स आर लेस प्रोमिनेंट। याद रखना, मोस्ट प्रोमिनेंट किस में होते हैं? एक्चुअल में मीजोसोम जो होते हैं, जो आगे पढ़ेंगे क्या होता है, वो ग्राम पॉजिटिव में ही रिपोर्ट किए गए सबसे ज्यादा, ठीक है। ये स्टेन वॉयलेट हो जाता है, रिटेन करता है और यहाँ पर पिंक दिखता है। क्यों?
क्योंकि वो जो है रिटेन नहीं करता ग्राम स्टेन को। दे आर ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक, दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। आपके ग्राम नेगेटिव जो होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक को लेके। ठीक है, क्लियर, डिफरेंसेस क्लियर हो गए। अब आते हैं हम लोग सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशन पे। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, मीजोसोम्स के बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हो, वैसे इसके पहले भी जो हमने पढ़े थे वो सेल एनवेलप ही थे। अब यहाँ पर कुछ और मॉडिफिकेशंस देखते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये कैसा होता है बेटा जी, ये होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। यस, ये होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी किसी को परमिशन देगा, किसी किसी को परमिशन नहीं देगा। यानी कि सपोज ये मेरा जो है मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें हैं। अब ये क्या कर रहा है, ये किसी किसी को परमिशन नहीं दे रहा है, इसको नहीं जाने दे रहा है, ठीक है, किसी किसी को परमिशन दे रहा है, इसको जाने दे रहा है, बोले तू जा, तू भी जा। यानी कि इसने सबको परमिशन नहीं दिया। अगर सबको परमिशन देगा तो ये फ्रीली परमिएबल हो जाएगा, अगर सबको रोकेगा तो ये नॉन परमिएबल हो जाएगा। बट इसने क्या किया, किसी किसी को परमिशन दिया, किसी किसी को परमिशन नहीं दिया, तो वो बन जाता है हमारा क्या, वो बन जाता है हमारा सिलेक्टिवली परमिएबल। और आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो होते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। तो व्हाट अबाउट सेल वॉल, एनीवन? यस, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो जल्दी से। सेल वॉल कैसा होगा, सेल वॉल सिलेक्टिवली परमिएबल होगा, फ्रीली परमिएबल होगा या नॉन परमिएबल होगा? जल्दी से मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। यस, चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि वो किसी किसी को परमिशन देता है, किसी किसी को परमिशन नहीं देता है। यस, ये आपके सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट आउट करता है, बराबर। यस, और दिस मेम्ब्रेन इज वेरी सिमिलर टू योर यूकेरियोट वाला, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोकैरियोट और यूकेरियोट है वो दोनों ही सेम है, ठीक है। यस, अब ये सेल मेम्ब्रेन जो है, यस, अब हम सेल मेम्ब्रेन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही सेल मेम्ब्रेन बेटा जी आपके एक स्ट्रक्चर बनाता है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, जिसको कहते हैं मीजोसोम्स, ठीक है। तो यही एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। ये क्या बनाता है, एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाता है, यस, जो कि क्या करता है, बेसिकली ये स्ट्रक्चर कैसे होता है, दीज आर इनवैजिनेशंस ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या होता है, इनवैजिनेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है रेड वाला, ठीक है, इसी को अंदर की तरफ इस तरीके से ये बन गया है, इनवैजिनेशन हो गया है, अंदर की तरफ जो फोल्ड हो गया है उसको कहते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर ये अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हो जाएगा आपका मीजोसोम्स। क्लियर एवरीवन, ये हो गया मीजोसोम्स। और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं मीजोसोम्स, अच्छा ये लिखा ही नहीं ना मैंने मीजोसोम्स, ओके, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया बेटा जी, मीजोसोम्स, ठीक है, इनको कहते हैं हम मीजोसोम्स। स्पेशल मॉडिफिकेशन होता है आपके सेल एनवेलप का, ठीक है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ओके। अब ये जो होते हैं दीज एक्सटेंशंस, ये एक्सटेंशंस जो हैं कभी कभी वेसिकल्स भी फॉर्म करते हैं, ट्यूब्यूल्स भी फॉर्म करते हैं, लैमिले भी फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये किस किस चीज में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करेंगे आपके सेल वॉल के फॉर्मेशन में, ये हेल्प करेंगे आपको डीएनए रेप्लिकेशन में। इनफैक्ट कभी कभी क्या होता है कि ये जो है आपके डॉटर सेल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना डीएनए रेप्लिकेशन के बाद, यस, डीएनए रेप्लिकेट किया, फिर ये डिवाइड करेगा, तो जो डॉटर सेल को जो डीएनए बांटना है ना इक्वली, वो भी उसमें भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। उतना ही नहीं, ये थोड़ा और एक्स्ट्रा भी हेल्प करते हैं। ये बोलते हैं चलो यार मैं थोड़ा सा रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा सिक्रेशन प्रोसेस में भी हेल्प कर देता हूँ, यार मैं ना अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो रहा हूँ, यानी कि मैं सरफेस एरिया भी बढ़ा सकता हूँ, तो मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया भी बढ़ा सकता हूँ। अगर मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे काफी सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, मैं यहाँ पर एंजाइमेटिक कंटेंट भी बढ़ा सकता हूँ। यानी इतना सारा काम कर रहा है ये, और ये मोस्टली किसमें दिखता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ऊपर ही पढ़ा था हमने पिछले स्लाइड में, है ना। ये कहाँ पे मोस्टली दिखता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में दिखता है, समझ में आया, यस, ठीक है। चल लिख लेते हैं, तो इनका क्या क्या फंक्शन है,
क्या क्या बोला हमने, क्या क्या कर रहा है ये बेचारा एक लौता, इतना सारा फंक्शन कर रहा है। क्या क्या कर रहा है यहाँ पर, ये जो है फॉर्म वेसिकल, दे फॉर्म वेसिकल्स, ये जो है वेसिकल्स बना रहे हैं, ट्यूब्यूल्स बना रहे हैं, एंड लैमिले भी बनाने में हेल्प कर रहे हैं, लैमिले भी बना रहे हैं। यस, दे हेल्प इन सेल वॉल का फॉर्मेशन, सेल वॉल बनाने में भी ये हेल्प करते हैं। ये डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं। यस, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल में भी हेल्प करते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ जेनेटिक ही नहीं, इन जनरल डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं। ठीक है, सारी चीजें बांटनी होती है ना, सेल ऑर्गेनल्स भी। यस, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। यस, और क्या क्या फंक्शन थे, और भी बहुत सारे फंक्शन थे, हमारा स्लाइड कम पड़ जाएगा। ये जो है बेटा जी रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, ये रेस्पिरेशन में भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। और किस में हेल्प कर रहे हैं, यस, रेस्पिरेशन के साथ साथ ये जो है हमारे सिक्रीशन में भी हेल्प कर रहे हैं। सिक्रीशन के साथ साथ ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में भी हेल्प कर रहे हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में भी हेल्प कर रहे हैं। व्हाट एल्स, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से एंजाइम कंटेंट भी बढ़ रहा है, इसीलिए ये इंक्रीज भी कर रहे हैं आपके एंजाइम के कंटेंट को, एंजाइमेटिक कंटेंट को भी ये इंक्रीज कर रहे हैं। इतने सारे फंक्शंस ये बेचारा एक छोटू सा इन्वेजिनेशन कर रहा है, जिसको हम कहते हैं मीजोजोम्स। और ये सबसे ज्यादा किस में मिलता है, ये सबसे ज्यादा मिलता है हमारे ग्राम पॉजिटिव में। यस, फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सबसे ज्यादा किस में मिलता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलता है। क्लियर एवरीवन? यस, चल ये हो गया हमारा। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ये इन्वेजिनेशन वेसिकल्स बना रहा है इस तरीके से, या फिर ट्यूब्यूल्स बना रहा है, या फिर लैमिले बना रहा है। ठीक है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो गए। यहाँ पर वही चीज लिखा है, वेसिकल्स बना रहा है, ट्यूब्यूल बना रहा है, या फिर लैमिले बना रहा है। इज दिस क्लियर? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और मॉडिफिकेशंस भी हैं बैक्टीरियल सेल में। अगर आप देखोगे तो हमें पता है कि हमारा बैक्टीरिया सेल कैसा होता है, मूव नहीं कर सकता बेटा, अपने आप नहीं मूव कर सकता, है ना। कुछ कुछ नॉन मोटाइल होते हैं, अपने आप मूव नहीं कर सकते, कुछ कुछ मूव कर सकते हैं, भाग सकते हैं, गैस भाग सकते हैं, मूव कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। वो कौन होते हैं, वो होते हैं मोटाइल। यानी कि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया सेल्स मोटाइल, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, जो कि मूव नहीं करते, एक जगह चुपचाप बैठे रहते हैं, या तो ये मोटाइल भी हो सकते हैं। अब ये मोटाइल होंगे तो आखिर ये भागेंगे क्या, इनके पास हाथ पैर तो है नहीं, प्रोकैरियोट है बेचारे, यूनिसेलुलर है, एक सिंगल सेल है, आखिर ये भागेंगे कैसे। इनके भागने के लिए इनके पास होते हैं स्पेशल मॉडिफिकेशंस। यस, इनके पास होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। यस, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिख रहा है फिलामेंट, है ना, हुक। ये इस तरीके से, ये जो फिलामेंट है ना, ये फिलामेंट इनको जो है ऐसे भागने में हेल्प करता है। ठीक है, ये देखो, ये सेल वॉल है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ से इस तरीके से फिलामेंट ऐसे हुक आता है, और हुक से फिलामेंट अटैच होता है। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन से निकलता है, इस तरीके से हुक आता है, और फिलामेंट। यहाँ पे तो दो डिस्क आ रहे हैं, इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना समझना है। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ और भी एक्सटेंशन दिख रहे हैं हमको बाहर की तरफ। यहाँ पे देखो पाइलस निकल रहा है ना, पिलाई भी बोल सकते हो आप इसको। यहाँ पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं। ठीक है, एक बड़ा सा बीप लाइक स्ट्रक्चर जो निकल रहा है उसको कहते हैं फ्लैजिलम, हमारे स्पर्म के पास भी होता है, ठीक वही। ठीक है, और छोटे 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 थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको कहते हैं हम फिम्ब्रिये। थिन लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं फिम्ब्रिये। चलिए आ जाइए, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बैक्टीरिया सेल है जो कि नॉन मोटाइल होता है, अगर मोटाइल होगा तो उसके पास मॉडिफिकेशन होंगे। क्या होंगे, मॉडिफिकेशन सेल एनवेलप के होंगे। थिन फिलामेंटस अगर एक्सटेंशन होता है जो कि सेल वॉल से निकल रहा है, ठीक है, सेल वॉल से अगर निकल रहा है उसको कहते हैं फ्लैजेला। ठीक है, सो एक लंबा सा, अगर थिन, एक सेकेंड, यस, अगर एक लंबा सा थिन
फिलामेंटस एक्सटेंशंस कहां से निकल रहा है? यस, फ्रॉम सेल वॉल। अच्छा देखो, ये ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहां से आ रहा है, सेल वॉल से आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन से आ रहा है। तो जो सेल वॉल से आ रहा है थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन, उसको हम क्या कहते हैं बेटा जी? उसको कहते हैं फ्लैजेला। क्या कहते हैं? फ्लैजेला कहते हैं। ठीक है, ये लंबा वाला, ये वाला स्ट्रक्चर की बात हो रही है, उसको कहते हैं हम फ्लैजेला। ठीक, फ्लैजेला के बाद यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें छोटे 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 नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स भी होते हैं। अब यहाँ पे देखो, जरूरी नहीं है कि एक ही फ्लैजेला होगा, अरेंजमेंट इस तरीके से भी हो सकता है कि ढेर सारे नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, ढेर सारे फ्लैजेला भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो फ्लैजेला होते हैं इनके 3 स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर स्टडी किया था, यस, कि यहाँ पर ये हुक है, यस, यहाँ पर फिलामेंट है। ठीक उसी तरीके से फ्लैजेला के भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे होंगे फ्लैजेला के स्ट्रक्चर? आइए बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर सपोज ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। और ये मान लेते हैं ऊपर वाला है हमारा, ये ऊपर वाला है सेल वॉल। ठीक है, ये ऊपर वाला दिख रहा है आप लोगों को? ओ नहीं दिख रहा क्या, सॉरी। हाँ, ये हो गया हमारा सेल वॉल, ये हो गया सेल वॉल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया। अब यहीं से निकलता है हमारा हुक। ठीक है, यहाँ पर 2 डिस्क जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ से क्या निकल रहा है बेटा जी? यहाँ से निकल रहा है हुक। ठीक है, ये इस तरीके से, ये क्या निकल रहा है? ये आपका हुक निकल रहा है, और इसी हुक से अटैच होता है आपका फिलामेंट। ये यहाँ पे आ जाएगा आपका फिलामेंट, समझ में आया? यस, और यही पूरा हुक, फिलामेंट, ये सब मिलकर बनाते हैं आपका फ्लैजेला। इसी को हम कहते हैं फ्लैजेला। ये दोनों मिलकर बनाते हैं आपके फ्लैजेला। इज दिस क्लियर? यस, यही हुक है, यही फिलामेंट है, और यही स्ट्रक्चर है आपके फ्लैजेला का। ओके, 3 पार्ट हो गए, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ये नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, दिस इज योर बेसल बॉडी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि फ्लैजेला के 3 हिस्से होते हैं, एक होता है हुक, एक होता है फिलामेंट, और तीसरा होता है बेसल बॉडी। क्लियर एवरीवन? फिलामेंट क्लियर है एकदम? बेसिक्स है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो द फिलामेंट। अब यहाँ पे फिलामेंट की बात करें, लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, बहुत लंबा सा होता है और बॉडी के बाहर तक एक्सटेंड होता है, और इनमें जो है कुछ प्रोटीन्स मिलते हैं जिसको कहते हैं फ्लैजेलिन। क्या कहते हैं हम इसको? फ्लैजेलिन कहते हैं। फ्लैजेलिन प्रोटीन्स इनमें पाए जाते हैं, प्रोटीन फ्लैजेलिन भी इनमें हमको मिलते हैं। ठीक है, एनीवे, अब बात करते हैं फ्लैजेला के अलावा क्या है। फ्लैजेला के अलावा इनके पास क्या प्रेजेंट है? फ्लैजेला के अलावा भी इनके पास सर्टन जो है स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने देखा था पिलाए है, फिम्ब्रिए है। ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर्स जो है बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा इनको भाग दौड़ करने में हेल्प नहीं करता। भाग दौड़ करने में यही लंबा सा विप लाइक जो स्ट्रक्चर है आपका फ्लैजेला, वही हेल्प करता है। तो बाकी पिलाए और फिम्ब्रिए का काम क्या है? ठीक है, बात करते हैं पिलाए की। अच्छा इधर ही है क्या? चलो इधर ही लिखना पड़ेगा हमको, ज्यादा जगह नहीं हमारे पास। चलो बात करते हैं हम पिलाए की। अब ये पिलाए क्या है? ठीक है, पिलाए की बात करें बेटा जी, तो यहाँ पर पिलाए में ये बेसिकली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? दीज आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, जो कि किसमें हेल्प करते हैं? ये बने होते हैं आपके प्रोटीन पिलिन से। ठीक है, ये प्रोटीन पिलिन से बने होते हैं, और ये जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही मिलते हैं। दे आर फाउंड ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलता है, और कहीं पे भी ये पिलाए नहीं मिलते हैं। अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये मेटिंग के टाइम पर जो है हेल्प करता है। ठीक है, दे आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग मेटिंग प्रोसेस। तो ये जो है जब आपके बैक्टीरिया मेटिंग करते हैं,
तो मेटिंग के प्रोसेस के टाइम पे ये जो है अपने आप को इन्वॉल्व करता है। इसमें क्या हो जाते हैं, दीज आर मतलब बेसिकली स्पेशल सेल टाइप होते हैं, जो कि जब एक सेल दूसरे सेल के साथ कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है, कॉन्जुगेशन जब होता है तो कंपैटिबल बैक्टीरियल सेल के बीच में ही होता है ना। जब इनका ट्रांसफर होता है तो पार्शियल ट्रांसफर जो होता है डीएनए का, वो कंपैटिबल बैक्टीरिया के साथ होता है, और वो कौन डिसाइड करता है, कौन करता है, पिलाई करता है। समझ में आया? यस एवरीवन, पार्शियल ट्रांसफर करता है ये डीएनए का फ्रॉम वन सेल यानी डोनर टू अनदर सेल रेसिपिएंट सेल के साथ, और ये जो है पिलाई बहुत स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, ये जो है सेल टू सेल बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। बेसिकली ये भी अपनी कंपैटिबिलिटी, बीइंग सच अ सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, दीज आल्सो चेक देयर कंपैटिबिलिटी और फिर ही ये कॉन्जुगेशन करते हैं, ठीक है। मेटिंग प्रोसेस यानी कि कॉन्जुगेशन के टाइम पर, कॉन्जुगेशन के टाइम पे पार्शियल डीएनए ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। समझ में आया? पिलाई का फंक्शन क्या है? फिम्ब्रिये की बात करते हैं। फिम्ब्रिये छोटा सा है, ज्यादा कुछ नहीं है फिम्ब्रिये में। फिम्ब्रिये जो है छोटे छोटे ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं, है ना। यहाँ पर हमने देखा ये इस तरीके से, ये इस तरीके से ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स, पतले 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 हेयर लाइक फाइबर्स होते हैं जो कि सेल से निकलते हैं, ठीक है। ये स्लेंडर ट्यूब्यूल्स जैसे दिखते हैं और हेलिकली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। इनके पास हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं, बहुत छोटा डायमीटर होता है, बहुत ही कम छोटा डायमीटर होता है, और ये सिर्फ अटैचमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे अगर किसी बैक्टीरिया को रॉक से चिपक के रहना है, या किसी बैक्टीरिया को स्ट्रीम में जो है, ये स्ट्रीम में किसी रॉक को चिपकना है, या फिर स्ट्रीम में वो बह रहा है कहीं पे और चिपकना है, सबस्ट्रेटम में चिपकना है, यस, या फिर किसी होस्ट टिश्यू से चिपकना है, ठीक है। आप किसी जो है गंदी जगह को हाथ लगा दिया, वो बैक्टीरिया आपके हाथ पे चिपक गया, किसकी वजह से, किसके वजह से, इन्हीं फिम्ब्रिये के वजह से। समझ में आया? यस। तो ये जो फिम्ब्रिये होता है बेटा जी, फिम्ब्रिये जो होता है ये हेल्प करता है अटैचमेंट में, ठीक है, ये हेल्प करता है अटैचमेंट में। क्लियर? लिख लिया हमने, यही बस इतना ही करना है, ठीक है। एनवेलप एंड मॉडिफिकेशन में इतना ही हमने याद रखना है। अब बात करते हैं हम हमारे राइबोसोम्स की। अभी राइबोसोम क्या है? आप जब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम जो है 70S टाइप होता है। कौन सा होता है? प्रोकैरियोटिक राइबो। अब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आपको याद है तो राइबोसोम्स आर फाउंड बोथ in prokaryotes and eukaryotes, है ना। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में ही राइबोसोम्स मिलता है, बराबर, इतना तो हमको याद है। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में होने की वजह से प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है वो अलग होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो जाता है 70S टाइप। अब ये 70S, एस क्या है? यस, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, एस क्या है, कौन सा यूनिट है ये? यस, कौन सा यूनिट है ये? बेसिकली जो यूनिट होता है, स्वेटबर्ग्स यूनिट होता है, ये यूनिट होता है उसके डेंसिटी के बेसिस पे, ठीक है, उसकी डेंसिटी के बेसिस पे जो है इसके यूनिट होती है, ठीक है। तो ये 70S टाइप होता है। 70S बनता है 50S प्लस 30S के सब यूनिट से। किससे बनता है? 50S प्लस 30S। मैथ्स नहीं लगाना है यहाँ पर। 50S प्लस, क्या मजाक कर रहे हो मैम, बायो के टीचर है, इसको मैथ्स नहीं आता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 50S 30S यहाँ पे ऐड नहीं करना है। हालांकि यस, ये बात सही है कि इसका जो लार्जर सब यूनिट है बेटा जी, इसका जो लार्जर सब यूनिट है ये 50S का है। जब इसको इंडिविजुअली आप पे करोगे तो 50S का आता है, ठीक है। इसका जो स्मॉलर सब यूनिट है ये 30S का है जब इंडिविजुअली आता है। बट जब ये राइबोसोम टुगेदर आता है, जब ये राइबोसोम साथ में हम देखते हैं तो इसका 70S ही आता है, ठीक है। क्या आता है? 70S स्वेटबर्ग यूनिट आता है। क्लियर एवरीवन? यस, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइबोसोम होते हैं ना, ये भी राइबोसोम दो तरीके के होते हैं। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम जो है हमारे दो तरीके के होते हैं। एक जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है सेल के अंदर, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होगा, जिसमें 50S 30S दो सब यूनिट होंगे। कुछ ऐसे भी राइबोसोम्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहते रहते हैं, है ना। यस, और ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं। यस, ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं कि ये इस तरीके से mRNA के साथ, यहाँ पर दिख रहा है, ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं इस तरीके से mRNA के साथ। अरे बैक क्यों नहीं हो रहा? हाँ, ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं इस तरीके से mRNA के साथ। समझ में आया? यस। तो कुछ कुछ राइबोसोम्स, जैसे हमने कहा कि देयर आर सेवरल राइबोसोम्स, यस, देयर आर सेवरल राइबोसोम्स जो कि क्या करते हैं,
सेवरल राइबोसोम्स जो अटैच करते हैं टू mRNA, और ये mRNA के साथ अटैच करके क्या बनाते हैं, ढेर सारे mRNA के साथ अटैच करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा mRNA। ठीक है, यहाँ पर हमको दिख रहा है ये हमारा mRNA है और ये है हमारा 70S राइबोसोम। ये साथ में देखो, ये है आपका mRNA, ये है 70S राइबोसोम, और ये जो है मिलकर क्या बनाते हैं, यस ये मिलकर बनाते हैं पॉलीसोम्स, ये मिलकर बनाते हैं पॉलीसोम्स, जो इस तरीके का दिखता है। ठीक है, पॉलीसोम्स यानी पॉलीराइबोसोम्स, ढेर सारे राइबोसोम्स एक साथ आ गए, उसको कहेंगे पॉलीसोम्स। ठीक है, अब राइबोसोम का फंक्शन क्या है, जहां जहां राइबोसोम का नाम आएगा वहां वहां आपको याद रखना है कि ये क्या करेंगे, ये करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करेंगे बेटा जी, ये हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जहां जहां राइबोसोम्स होंगे वहां वहां, यानी कि आपको पहले से समझ लेना है, जिधर राइबोसोम होगा वहां पर प्रोटीन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, या तो आप इसको पॉलीसोम्स कहिए या तो आप इसको पॉलीराइबोसोम्स कहिए, ये भी लिख लेते हैं पॉलीराइबोसोम्स। ठीक है, ये किसमें हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन करके। ट्रांसलेशन क्या होता है, आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है आपके डीएनए में से कोड्स निकाल कर ये जो है राइबोसोम ट्रांसलेट करता है, उस कोड को पढ़ता है और उससे प्रोटीन बनाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको बहुत ही डिटेल तरीके से हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट एटलीस्ट यहाँ पे आपको सारी कंसेप्ट्स जो है बहुत ही इजी तरीके से याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए राइबोसोम तो हो गया, अब बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज। बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इंक्लूजन बॉडीज क्या है, आपके बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे रिजर्व मटेरियल्स होते हैं, है ना। हमारे बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, बहुत सारे रिजर्व मटेरियल होते हैं, और ये जो रिजर्व मटेरियल होते हैं ये आपके स्टोर हो जाते हैं। दीज आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही बहने से अच्छा ये जो है स्टोर हो जाते हैं, और ये स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, सो इंक्लूजन बॉडीज क्या है, दीज आर नथिंग बट रिजर्व मटेरियल जो कि आपके प्लाज्मा साइटोप्लाज्म के अंदर हमें स्टोर करके रखना है। अब ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स में ना, सो दीज आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। तो ये भी आपको याद रखना है, दीज आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। कोई सिस्टम इसको मेम्ब्रेन बाउंड नहीं करता, तो इसीलिए ये जो है फ्री होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर बहते रहते हैं। एग्जाम्पल्स आप क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमें जो है स्टोर करके रखना है ग्लाइकोजन को, तो ये ग्लाइकोजन क्या बना लेगा, ग्रैन्यूल्स बना लेगा, तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स बन गए। फिर अगर आपको फॉस्फेट स्टोर करना है तो आपने क्या बना लिया, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स बना लिया, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ऐसे इस तरीके से इंक्लूजन बॉडीज आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, 2 से 4 नैनोमीटर थिक होता है। ऐसे अलग अलग किसी किसी में तो गैस वैक्यूल्स भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे जो होता है वहां पर आपको गैस वैक्यूल्स भी देखने मिलते हैं। पर्पल एंड ग्रीन जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वहां पर भी आपको गैस वैक्यूल्स देखने मिलते हैं, तो वो भी इंक्लूजन बॉडीज होते हैं। ठीक है, गैस वैक्यूल्स भी हमको दिखने मिलते हैं, जैसे कि हमारे ब्लू ग्रीन एल्गे या फिर आपके पर्पल ग्रीन एल्गे। पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, एल्गे नहीं होता, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया। ठीक है, इन सब में क्या मिलेंगे, गैस वैक्यूल्स भी मिलेंगे। तो ये सारे हो गए हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले डायग्राम बनाने से अच्छा मैंने सोचा पहले हम आराम से देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं और फिर हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए डायग्राम के लिए रेडी हो जाइए सब लोग। यस, अपना पेन एंड पेपर रेडी लीजिए और मेरे साथ साथ बनाइएगा स्टेप वाइज। ठीक है, पहले हम क्या बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे 2 स्ट्रेट लाइन। ये एक लाइन हो गई, ये हमारी दूसरी स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइन हो गए। अब इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। अब इसके अंदर ये हो गया अंदर वाला लेयर। ठीक है, ये हो गया अंदर वाला लेयर। ठीक है, अंदर वाला यानी कि क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो साथ में एक काम करते हैं, लेबल भी करते जाते हैं। ये हो गया हमारा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये होगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या आएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आएगा हमारा सेल वॉल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या आएगा बेटा जी? यहाँ पर मोटा सा ये एक लाइन आ गया, ये एक लाइन आ गया, ये यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, ये यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, ये क्या आ गया हमारा? दिस इज योर सेल वॉल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लिया, सेल वॉल बना लिया। देखो स्टेप वाइज कर रहे हैं एकदम, ध्यान देना। पहले बाहर से ही शुरू करेंगे। ठीक है, बाहर से ही शुरू करेंगे। अब यहाँ पर हम पिलाए बनाएंगे। ठीक है, छोटे 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 इस तरीके से, इसी के अंदर से ये ऐसे हम पिलाए बनाएंगे। देखिएगा कहाँ से बना रही हूँ, ध्यान दो। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर पूरे बैक्टीरिया में पिलाए बनाएंगे। ठीक है, बन गया बेटा जी आपका पिलाए। ठीक है, अब पिलाए क्या, पाइलस लिख देते हैं इसमें, इतने सारे बना रहे हैं हम, है ना। पाइलस लिख देते हैं, एक को लेबल कर रहे हैं ना, पाइलस लिख देते हैं। ठीक है, और क्या देखने मिलता है हमको? फिलामेंट भी देखने मिलता है, राइट। चलो फिलामेंट भी बना लेते हैं। फिलामेंट का कैसे बनाओगे? ये इसका बेसल बॉडी, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये इसका बेसल बॉडी बनाओगे, यहाँ पर इसका हुक बनाओगे। ठीक है, ये हुक बनाओगे और फिर आप एक लंबा सा फिलामेंट बनाओगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? फ्लैजेलम हो गया। ये बन गया आपका फ्लैजेलम। ठीक है, फ्लैजेलम बन गया। चलिए, फ्लैजेलम बनने के बाद क्या बनाएंगे हम लोग? फ्लैजेलम बनने के बाद नेक्स्ट बनाते हैं मीजोसोम्स बना लेते हैं। चलो, इंक्लूजन है ना यहाँ पर अंदर की तरफ, राइट। तो यहाँ पर हम अंदर की तरफ इंक्लूजन बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर से इंक्लूजन बना लिया, ये बन गया आपका मीजोसोम्स। मीजोसोम्स, ठीक, इमेजिनेशंस बना लिए हमने। ठीक है, मीजोसोम्स के बाद क्या बनाएंगे? अब अंदर का लेबल कर लेते हैं, अंदर का चालू करते हैं। बाहर का हो गया पार्ट, जितना मैंने मॉडिफिकेशन करना था सारी मॉडिफिकेशन बना दिए। अब अंदर का पार्ट आ जाएगा, यस, अंदर आपका ये पार्ट आ जाएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है ये, क्या है ये? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के बाद क्या बनाएंगे बेटा जी? साइटोप्लाज्म के बाद अब इसके अंदर का हम लोग मेन न्यूक्लियस बना लेते हैं ना। न्यूक्लियस तो है नहीं इनके पास, तो न्यूक्लियोइड है, तो हम यहाँ पर जो है इस तरीके से बहता हुआ न्यूक्लियोइड बना लेंगे। ये कुछ इस तरीके का है ना, रैंडमली प्रेजेंट है ना वो, तो इस तरीके का हमने क्या बना लिया? न्यूक्लियोइड बना लिया। तो इसको लेबल कर देते हैं। ये क्या हो गया? ये आपका न्यूक्लियोइड हो गया, न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोइड बन गया। अब न्यूक्लियोइड के साथ साथ हमने क्या बना था? यस, हमारे पास यहाँ पर सर्कुलर जो है, कभी कभी कहीं कहीं पे प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है, तो इधर प्लाज्मिड भी बना लेते हैं सेम इसमें, ताकि समझ में आ जाएगा कि हमारा जेनेटिक मेकअप है ये। ठीक है, इस तरीके से गोल, और आपके सर्कुलर मतलब ये बेसिकली सर्कुलर डीएनए होता है ना, इसलिए प्लाज्मिड बोला। ठीक है, न्यूक्लियोइड बनाने के बाद हम क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोइड बनाने के बाद लेट्स मेक कुछ आरएनएस भी प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इस तरीके से आरएनए बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे जगह जगह पे, ये क्या हो गया? ये हमारा आरएनए भी आ गया। ठीक है, ये हमारा आरएनए भी आ गया। चलिए, आरएनए भी हो गया, और क्या बना सकते हैं? राइबोसोम्स बना लेते हैं। राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं इनके पास, ये गोल गोल ऐसे। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं बेटा जी? राइबोसोम्स भी बना लेते हैं। ये हो गया हमारा राइबोसोम्स भी हो गए। फिर राइबोसोम्स के साथ हमने पढ़ा ना, पॉलीराइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो यहीं पे जो आरएनए था उसी को पॉलीराइबोसोम्स बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई और कलर ले लेते हैं भैया। हाँ, ये देखो, यहाँ पर जो राइबोसोम्स थे उसी के पास इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लो, दिख रहा है? तो और इसको क्या लेबल करोगे? पॉलीराइबोसोम्स। पॉलीराइबोसोम्स, दिख रहा है? कितना प्यारा हमारा बैक्टीरिया का पूरा सेल रेडी हो गया। सारे स्ट्रक्चर कवर कर लिए ऑलमोस्ट हमने, सारे ही
लेबलिंग्स भी कवर कर ली, वो भी कितने सरल तरीके से, कितने सिंपल तरीके से। बाहर से स्टार्ट किया, अंदर की तरफ आए, बहुत सिंपल तरीके से सारे कवर हो गए। यस, मॉडिफिकेशंस भी सारे कवर हो गए हमारे। सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बराबर। कभी कभी बाहर आप एक और एक लेयर बना सकते हो जिसको आप कैप्सूल बोल सकते हो, है ना। बाहर एक और एक लेयर बना सकते हो और उसको आप लेबल कर सकते हो कैप्सूल। अब ये कैप्सूल कभी कभी स्लाइम लेयर भी हो सकता है, कभी मतलब ग्लाइकोकैलिक्स बना सकते हो और उसको लेबल कर सकते हो स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल। ठीक है, वो भी आप बना सकते हो बाहर एक और एक लेयर बनाकर। ठीक है, एक बड़ा सा लेयर बनाओगे बाहर की तरफ तो वो ग्लाइकोकैलिक्स हो जाएगा। क्लियर, बना दूं क्या एक? चलो बना ही देती हूँ, अब इतना बोल ही रहे हैं तो हम बना ही देते हैं। आ जाइए। अरे, तो गड़बड़ हो गया। हम्म, ठीक है। यस, रेडी। हाँ, ये हो गया हमारा ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स या तो अगर एकदम ही लूज होगा तो स्लाइम लेयर हो सकता है, या तो अगर हार्ड होगा तो ये कैप्सूल के फॉर्म में भी हो सकता है। और दिस इज हाउ वी आर डन विद अ प्रोकैरियोटिक सेल। एकदम अच्छे से पूरा स्ट्रक्चर हमने कर लिया है। आइए कुछ डिफरेंसेस देख रहे थे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का, ठीक है, और फिर देन वी आर गुड टू गो। न्यूक्लियस यहाँ पर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, किसमें? प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में बेटा जी प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स की बात की तो दोनों में होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम 70s वाला प्रेजेंट होता है, वेर एज यहाँ पर 80s वाला प्रेजेंट होता है। ये 70s होता है 50+30 वाला, है ना। ये होता है 50s+30s वाला। वेर एज यहाँ की बात की जाए 80s वाली, तो 80s होता है 60s+40s। हाउएवर एक चीज अगर आप मेंशन करोगे तो देखोगे 80s is present in mitochondria, chloroplast. 70s ribosomes are also present. ध्यान देना, 70s ribosomes भी आपके यूकैरियोट्स में कहीं कहीं पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साइज की बात की जाए तो ऑब्वियसली प्रोकैरियोट सिंपल सेल हैं तो ये स्मॉलर होते हैं और ये कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो बेटा जी मल्टीप्लिकेशन में हमारा जो है जितना छोटा सेल होगा उतना फास्ट मल्टीप्लिकेशन करेगा, यानी कि यहाँ पर मोर रैपिड प्रोकैरियोट्स और यहाँ पर जो है दे आर लेस रैपिड। ठीक है, फिर बात करते हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम यहाँ पर फॉल्स क्रोमोसोम होता है। फॉल्स क्रोमोसोम क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस के बजाय न्यूक्लियोइड होता है, और यहाँ पर ट्रू होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर डीएनए स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंस भी देख लिया प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के। और भी डिफरेंसेस हैं, आगे जाकर और पढ़ेंगे जब हम यूकैरियोटिक सेल कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम यूकैरियोटिक सेल चालू करेंगे, बट उससे पहले आपने जो है वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, अगर अभी तक नहीं किया है तो। अटेंडेंस मार्क नहीं किया है तो जल्दी से कर लो यार, किस बात का वेट है। कल मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 3 में, जहां पर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल को थोड़ा और डिटेल में हम स्टडी करेंगे और थोड़ा सा जो है यूकैरियोटिक सेल को भी पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यूकैरियोटिक सेल को और डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, थोड़े डिफरेंसेस को और हम लोग रिवाइज करेंगे। सो आई होप आज का क्लास एकदम सिंपल, बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया, कोई भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो, अगर सब कुछ क्लियर है तो बहुत बढ़िया, जल्दी से मुझे थम्स अप दे दो। और बहुत 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 ज्यादा क्लियर है, ऑसम तरीके से क्लियर है, मजा आ गया आज के क्लास में, सारी चीजें क्लियर हो गई, तो रेड हार्ट्स जरूर 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 ड्रॉप कर देना आपके कॉमेंट सेक्शन में। अटेंडेंस पता है ना कैसे मार्क करते हैं? डॉक्टर XYZ प्रेजेंट, यस, फीलिंग ऑसम, लेट मी नो बायो हैंकर्स। तो आई होप अब ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा डे 3 है, राइट। कल हमारा
तीसरा डे 3 इन द सेंस आपका लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर हमारा सेल का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, सॉरी डे 4 है आज हमारा, यस डे 4 है, और कल हमारा 5th है। तो अगर देखने जाएंगे तो हमारे 4 दिन के हिसाब से आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि कितना डिटेल में एक एक चीज हम लोग लिख लिख कर सारी चीजें रिवाइज कर रहे हैं। बहुत ही आराम से, भगा नहीं रही हूँ क्लास को, बहुत आराम से हर एक डिटेल आपको पढ़ा रही हूँ। अगर बाई चांस किसी को स्पीड स्लो लगता है, आप 2x की स्पीड में आराम से वीडियो को देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल फॉलो करना, इसके पोल्स सॉल्व कर लेना, यस पोल्स सॉल्व कर लेना, और प्लस इसके जो है डीपीपीस जो है आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो फॉलो मी ऑन काजल सिंह बायोलॉजी सर्च करके आपको मिल जाएगा चैनल, ठीक है। तो आई होप सारी चीजें एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। आई होप यू एंजॉयड इट। ड्रॉप द कमेंट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लेट मी नो हाउ यू फाइंड इट। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास।